बिहार के विधानसभा चुनाव पर पूरी देश की नजरें लगी हुई हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद बीजेपी की रणनीति के मुख्य स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह जी हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है इन विधानसभा चुनाव में? देखिए, दो मुद्दों पर चुनाव जा रहा है। एक तो स्वाभाविक रूप से विकास की दौड़ में बिहार पिछड़ गया है और हर बिहारी की आकांक्षा है कि काफी राज्य जो बिहार से आगे निकल गए हैं, बिहार भी वहां पहुंचे। बिहार का युवा चाहता है कि एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो दुनिया के युवा के साथ स्पर्धा कर सकें। और दूसरा, नीतीश कुमार जी ने जो गठबंधन करा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ किया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शायद ही कोई एक ऐसा गांव होगा जहां पर नीतीश कुमार जी ने जो गठबंधन करा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ किया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शायद ही कोई एक ऐसा गांव होगा जहां पर नीतीश जी जंगल राज को और लालू जी को जोड़कर बात नहीं किए होंगे। और शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां लालू जी और नीतीश जी दोनों ने कांग्रेस का विरोध नहीं किया होगा। आज भारतीय जनता पार्टी से घबराकर ये तीनों पार्टियां एक हुई है। जो नीतीश जी जंगलराज का विरोध करते थे, वो लालू को अपने कंधे पर बिठाकर आए हैं। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश की लेगेसी के हमेशा जो वारिस रहे, ऐसे नीतीश और लालू दोनों कांग्रेस के साथ आए। तो मैं मानता हूं ये नीनैतिक गठबंधन है और स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अभी तक के चुनाव हमने देखे सर, उसमें लालू जी ने पहले दिन से बात की अगड़ों की, पिछड़ों की, कि अगड़े वर्सेस पिछड़े का चुनाव है। आपको लगता है कि क्या इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो? अगड़े पिछड़ों का चुनाव करेंगे तो भी वो फायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि अति पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा टिकट दिए हैं। करीब करीब 43 सीट्स एनडीए गठबंधन ने दिया है, उन्होंने 28 दिया है। तो अगड़े पिछड़ों की भी बात करेंगे तो मैं नहीं मानता कि वो सफल होंगे। और जहां तक दलित महादलित का सवाल है, सारे प्रमुख नेता बिहार के दलित महादलित ग्रुप के, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ। यहां पे जो मुख्य बात है सर, वो ये है कि वो कहते हैं, आप विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं मंडल राज 2 आएगा। क्या 1990 के उस दौर से बिहार पूरी तरह निकल चुका है? मैं मानता हूं बिहार की जनता को विकास चाहिए और विकास के एजेंडे पे चुनाव होगा और मैंडेट भी विकास के एजेंडे पे मिलेगा। सर्वे ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। आप इतना ग्राउंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैक्रो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, सर्वे करने वालों का शुरू से भारतीय जनता पार्टी पर अत्यधिक प्रेम रहा है। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि 2/3 बहुमत से एनडीए जीतने जा रहा है और इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई अगर मगर नहीं दिखता। मैं लालू के साथ आने से आपको लगता है कि नीतीश की साफ सुथरी इमेज डेंट हुई है? मैं मानता हूं उनकी असली पहचान बिहार की जनता को हो गई है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। जॉर्ज साहब को भी छोड़ सकते हैं, मांझी को भी छोड़ सकते हैं और लालू का साथ भी ले सकते हैं। मुद्दा इसके लिए यह भी बनाया जा रहा है कि केंद्र की पूरी सरकार बिहार में उतर गई है। ऐसा तो नहीं है। बिहार के ही 6 मंत्री है तो वो अपने राज्य में प्रचार नहीं करेंगे क्या? अगर हम आगे बात करें तो आपको लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी हुई, बड़े निम्न स्तर की बयानबाजी हुई, खासकर आपको लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर, इन बयानों ने कितना असर डाला होगा? मैं मानता हूं कि जनता ऐसे बयानों को पसंद नहीं करती है। अब फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा। अमित जी, हाल ही के दिनों में गौ मांस का मुद्दा लालू जी ने उठाया। आपको लगता है कि क्या असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश थी? भटका कितना पाएंगे मुझे मालूम नहीं है, मगर लालू जी ने जो बयान दिया है कि गाय के मांस और बकरी के मांस में कोई अंतर नहीं है और काफी हिंदू भी गाय मांस खाते हैं, जो उन्होंने कहा वो मैं कोट अनकोट कहता हूं। मुझे लगता है कि बहुत बड़े समाज के हिस्से को बहुत दुख पहुंचा है इसे और हर्ट हुआ है इसे।
नीतीश को बीजेपी ने ही बड़ा बनाया, बीजेपी ने ही 1995 में उनका हाथ थामा था, दामन थामा। ऐसा नहीं है हमने बड़ा बनाया, हम जंगलराज के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये नाते, और बिहार की भलाई जीतने वाला एक राजनीतिक पार्टी ये नाते। जब हमको लगा कि हम अकेले लालू जी को परास्त नहीं कर सकते, तब हमने नीतीश जी को साथ में लिया, और साथ में लेने के बाद हमने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। मगर 2013 में उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण सरकार टूटी। मैं मानता हूं बिहार की जनता ने मैंडेट लालू के साथ जाने के लिए नहीं दिया था, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन करने के लिए था, वो मैंडेट का उन्होंने द्रोह किया है। 7.5 साल तक बीजेपी सत्ता में रही, उसके बाद 2.5 साल नीतीश कुमार जी के, जिसमें लालू जी से उनका सामंजस्य रहा। कितना अंतर पाते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर है। आप बिहार सरकार के ही आंकड़े उठाकर ले लीजिए, विकास के सारे पैरामीटर्स में 33% की गिरावट है, और सारे क्राइम के आंकड़ों में 37% का इंक्रीज है। मतलब विकास ऊंधे मुंह गिरा है और रॉकेट की तरह गुना बढ़ा है। तो सबको मालूम है कि लालू जी का साथ लेने के बाद जंगलराज फिर से आ रहा है। आरक्षण को भी एक मुद्दा बनाया गया, ये परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की गई कि शायद बीजेपी और सरकार आरक्षण के ऊपर कोई खत्म करना चाहती है या कम करना चाहती है। आप लोगों ने कई बार इसको क्लैरिफाई भी किया, प्रधानमंत्री जी ने खुद। मुझे लगता है अभी इंटरव्यू का एक हिस्सा रहा है आरक्षण, जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, मैंने भी कहा है, और हमारे सारे नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करती है और इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की पक्षधर नहीं है। आप कौन से ऐसे अपने एजेंडे में मुख्य मुद्दे मानते हैं जो आपको लगता है कि युवाओं को, बच्चियों को, महिलाओं को आकर्षित कर पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम 35% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। वो इस बात का काफी प्रचार करते हैं कि उन्होंने बच्चियों को साइकिल दी, हालांकि वो सब बीजेपी की सरकार के दौरान ही हुआ था, बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब हम लोकसभा के चुनाव में प्रचार के लिए गए, तब बड़े दुख और दर्द के साथ एक बात कही थी कि इस देश की 2 भुजाएं हैं, एक पश्चिम है और एक पूर्व है। पश्चिम की भुजा का पूर्णतः विकास हो चुका है और पूर्व में अभी विकास होना बाकी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पूर्व में विकास करने का प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। पश्चिम के राज्यों में जहां ज्यादातर एनडीए की सरकारें हैं, वहां पर आप देखिएगा हर गांव में बिजली पहुंची है, हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची है। फोन करने के साथ ही 10 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लेस एम्बुलेंस पहुंचती है। सभी गांव में मैट्रिक तक की शालाएं बनी है। हर शाला में हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरा बना हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगार मिल रहा है, इरिगेटेड लैंड में वृद्धि हुई है, कृषि विकास दर 10% से ज्यादा रहा है। मैं मानता हूं ये विकास पूर्व में भी होना जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही नरेंद्र भाई ने बिहार की जरूरियात क्या है, बिहार को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, बिहार के विकास में कैसे गति लाई जा सकती है, ये सारी चीजों का अभ्यास कर कर इसके लिए योजनाओं का काम बनाने की बात समाप्त कर कर, उसके बजटरी प्रोविजन को समाप्त कर कर, उसकी जगह बना कर कर 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को दिया है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं को चालू रखने के लिए दिया। मैं मानता हूं कि बिहार का युवा, महिलाएं और सारे लोग ये बजट की हमने जो पैकेज दिया है, जो बिहार के 3 बजट जितना है, उससे बहुत आशान्वित है और उसको जमीन पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। क्योंकि नीतीश जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा होगा। और उनका यह कहना है कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। उनको मालूम नहीं है हमारे स्वभाव में अहंकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी बड़ी विनम्रता से बिहार की जनता को उसका अधिकार देने के लिए आए हैं, ये कोई उपकार नहीं है। इस बात को नीतीश जी नहीं समझते। मैं मानता हूं बिहार की जनता इसको जानती है। अगर ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी बिहार का विकास करना चाहते हैं, तो नीचे भी एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनको साथ दे और बिहार के विकास को गति दे। 1,00,000
25,000 प्लस 40,000 करोड़ का जो पैकेज है, ये तो पूरा का पूरा पैकेज रीपैकेजिंग है, ये तो पहले ही दिया जा चुका है। आप समझिए दीपक जी कि 1965 में कोई गंगा का ब्रिज बनाने की घोषणा हुई और आज तक ब्रिज नहीं बना, तो ब्रिज तो गंगा पर ही बनेगा ना, किसी के घर पर तो नहीं बन सकता। मेरा सवाल यह है कि ये सारी घोषणाएं यूपीए के टाइम में अगर हो चुकी थी तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई? नीचे आप मुख्यमंत्री थे, ऊपर आप जिसको लेकर निकले सोनिया मनमोहन सिंह थे। ये बातें बिहार की जनता जानती है। स्वाभाविक रूप से सारे वादे, झूठे वादे पहले किए गए हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी ने किए, जदयू ने किए, मगर उसको पूरा नहीं किया गया। तो गंगा पर ब्रिज बनाना है तो गंगा पर ही ब्रिज बनेगा। मेरा सवाल इतना है कि अब तक बना क्यों नहीं? अगर वो कहते हैं कि पहले घोषणा हो चुकी है, भाई घोषणा नहीं करनी है, बनाना है और उसके लिए रुपया देना है। इसीलिए हमने पूरी योजना बनाकर बिहार की जनता के सामने उसका खाका रखा है कि इतना पैसा लगेगा, बिहार सरकार इतना निकालेगी, भारत सरकार इतना निकालेगी और ये काम इतने समय में चरणबद्ध तरीके से समाप्त होगा। एक और मुद्दा वो बार बार उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि एक नेता तो चुन नहीं पाया एनडीए, एक मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, तो फिर ऐसे में पूरी पार्टी पर भरोसा क्यों करें या गठबंधन पर भरोसा क्यों करें? नीतीश जी भूल जाते, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तब भी उनको नहीं चुना था। और देश में कई सरकारें ऐसी हैं जहां मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं हुआ है और बाद में बहुमत भी मिला है, मुख्यमंत्री भी बने हैं। ठीक है, ये सब मुद्दे नहीं है। कोर मुद्दा बिहार का विकास है। हर गांव में बिजली पहुंचना है, हर खेत के अंदर किसान को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सुविधा देना है, युवाओं को रोजगार देना है और महिलाओं को सुरक्षा देना है। दो आखिरी सवाल सर। पहला ये कि बार बार नीतीश कुमार अपनी रैली में, लालू यादव अपनी रैली में कहते हैं कि पीएम तो सीएम बन नहीं सकते, तो उनके चेहरे को आगे रख के वोट क्यों या उनके नाम पर वोट क्यों? आप थोड़ी शर्म रख रहे हैं। वो ऐसा भी कहते हैं कि बाहरी नहीं चाहिए, बिहारी चाहिए जी। मगर मैंने नीतीश जी को पहले भी कहा और आज आपकी चैनल के माध्यम से बिहारी जनता को भी कहना चाहता हूं कि कोई बाहरी मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, बिहार का ही मुख्यमंत्री बनेगा, बिहारी ही मुख्यमंत्री बनेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का बिहारी मुख्यमंत्री बनेगा। एक आखिरी सवाल सर, आपने लगातार चुनाव में जीत दिलाई है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव हो और कई सारे राज्य। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मामला रुका था उससे पार्टी ने क्या सबक लिया है? देखिए, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। 4 ही महीने के स्पेन में 5 राज्यों के चुनाव हुए और 5 में से 4 हम जीते हैं। मैं मानता हूं 80% का सफलता का रेशियो बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने हमको इतनी देर रात वक्त दिया। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन में इतनी ताकत है कि वो 2/3 बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे।